ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत। ज्ञान सुधा चैनल सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए एक उपयोगी चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जो गुणवत्तापूर्ण वीडियो तैयार किए हुए हैं उनसे लाभान्वित हों। ज्ञान सुधा चैनल आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें दूर दराज के गांव में बैठे हुए प्रतिभागी जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं डॉक्टर M.R. सिंघारिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, एक बार फिर आपका ज्ञान सुधा चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी, यानी मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा और उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में मुद्रा की पूर्ति के संबंध में एक दो सवाल अवश्य आते हैं, और उसका उच्च शक्ति मुद्रा के साथ क्या संबंध है, मुद्रा गुणक के साथ क्या संबंध है, इस प्रकार के सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। इस वीडियो को सुनने के पश्चात आप लोग ये जान सकेंगे कि मुद्रा की पूर्ति क्या है, मुद्रा की पूर्ति के घटक कौन कौन से हैं, संकीर्ण मुद्रा क्या है, विस्तृत मुद्रा क्या है, आधार मुद्रा क्या है, मुद्रा की पूर्ति और बैंक क्रेडिट में क्या संबंध है, यानी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा स्टॉक को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है या बढ़ाया जाता है, तथा मुद्रा गुणक का उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा से और मुद्रा की पूर्ति से क्या संबंध है। इस प्रकार के जो आपके कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में आपको क्लैरिटी हासिल होगी। तथा इसके पश्चात मैं 10 MCQ भी दूंगा जो कि इस चैप्टर से संबंधित है, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में एक पूर्ण मैटर उपलब्ध हो सके। सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति की क्या परिभाषा है। अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मुद्रा की मात्रा होती है, वह मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। किन्स के विचार के अनुसार ये मुद्रा के विनिमय माध्यम के कार्य को ज़्यादा महत्व देता है। मुद्रा की पूर्ति में जो लोगों के पास चलन है, चलन की मात्रा है, उसे शामिल किया जाता है। मांग जमाओं को शामिल किया जाता है जो कि व्यापारिक बैंकों के अंदर है, तथा RBI के अंदर जो अन्य जमाएं हैं उनको शामिल किया जाता है। यानी मुद्रा की पूर्ति में 3 चीज़ें हैं। करेंसी यानी चलन, जो कि लोगों के पास मुद्रा है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, जो कि व्यापारिक बैंकों के पास होता है। और तीसरा RBI के पास जो अन्य जमाएं हैं, 3 घटक। अब देखिए करेंसी में क्या शामिल है। मेटेलिक कॉइन्स और नोट्स, यानी जो सिक्के होते हैं वो और नोट्स। देखिए यहाँ जानने वाली बात यह है, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि करेंसी में नोट्स कौन छापता है और सिक्के कौन छापता है। तो देखिए जितने भी सिक्के हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार करवाया जाता है, जबकि सारे नोट्स जो है वो RBI के द्वारा प्रिंट करवाया जाता है। यहाँ पर भी सवाल बन सकता है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स क्या है। डिमांड डिपॉजिट्स चालू खाते की और बचत खाते की वे जमाएं हैं जो कि व्यापारिक बैंकों के अंदर रहती हैं। यानी बचत खाते की जमाएं और चालू खाते की जमाएं जो कि व्यापारिक बैंकों के अंदर है, उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। अब आता है कि मुद्रा की पूर्ति के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले
1977 में 1977 में मुद्रा की पूर्ति के ये M1, M2, M3, M4 घटकों को वो जोड़ा गया है। तो देखिए M1 क्या है? M1 प्योरली मनी सप्लाई है, जिसके अंदर करेंसी विद पब्लिक है, जिसको अपन सी के द्वारा इंगित कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक है और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो कि मनी सप्लाई की परिभाषा है। यानी प्रारंभिक मनी सप्लाई की परिभाषा ही क्या है? M1। इसके बाद में इसका दूसरा घटक जो है वो है M2। M2 के अंदर क्या शामिल होता है? M1 तो पूरा शामिल है ही है, प्लस मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स को भी शामिल किया जाता है इसके अंदर। मुद्रा बाजार के अंदर म्यूचुअल फंड्स की जो जमाएं हैं वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है। सेविंग डिपॉजिट्स इसके अंदर शामिल होती है, तथा स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट्स यानी कम समय अवधि की जो जमाएं होती है वो भी इसके अंदर शामिल की जाती हैं, जो कि एक निश्चित समय अवधि के बाद ही मिल सकती है, वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। और इसी M2 को अपन नैरो मनी कहते हैं, यानी संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो अवधि जमाएं होती है कॉमर्शियल बैंक की वो शामिल नहीं की जाती है, जबकि वो मुद्रा की पूर्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको हम नैरो मनी कहते हैं, यानी संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। अगला है M3 कंसेप्ट। M3 में क्या शामिल है? M1 जो कि C प्लस D और अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई तो होता ही है, प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक होते हैं। यानी व्यापारिक बैंकों के अंदर जो अवधि जमाएं हैं, सारी एफडीज जो होती है वो इसके अंदर शामिल की जाती है, और ये एफडीज जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए इसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं, यानी विस्तृत मुद्रा कहते हैं। M3 को विस्तृत मुद्रा कहते हैं तथा M2 को हम नैरो मनी कहते हैं। M4 क्या है? M4 बराबर होता है M3 प्लस डिपॉजिट्स ऑफ सेविंग बैंक्स, जो कि बचत खाते के अंदर जो जमाएं हैं वो, प्लस बिल्डिंग सोसाइटीज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है उनकी जमाएं, लोन एसोसिएशंस की जमाएं, और अन्य शाख और वित्तीय संस्थान जो है उनकी जो जमाएं होती है, ये सब छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, ये इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो M4 के अंदर क्या शामिल हो गया? M3 प्लस ये सेविंग बैंक्स की डिपॉजिट्स जो होगी वो इसके अंदर शामिल कर दी जाएगी। इस प्रकार से M1, M2, M3 और M4 जो मुद्रा की पूर्ति के चारों घटक है वो आपके सामने हैं, और ये बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए आपको। कई बार सवाल को तोड़ मरोड़ करके पूछा जा सकता है कि M3 के अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है, M2 के अंदर क्या क्या शामिल होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पक्की क्लियर होनी चाहिए। अगला कंसेप्ट है मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी लेवल्स। ये जो मनी सप्लाई हमने देखा है अभी, उसके अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं लिक्विडिटी के, यानी किसी में तरलता का अंश ज़्यादा है और किसी में तरलता का अंश कम है। जो सबसे ज़्यादा तरलता का अंश है वो क्या है? वो M1 है। वो M1 में क्या है? जिसको हम डायरेक्ट खर्च कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जितना वैल्यू उसके ऊपर लिखा हुआ है उतनी वैल्यू को हम परचेज कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं क्विकली विदाउट एनी रिस्क। तो वो हो गया आपके L1, यानी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी लेवल। उसके बाद में होता है लिक्विडिटी लेवल 2, यानी जिसको डायरेक्ट खर्च नहीं किया जा सकता है। उसमें टाइम डिपॉजिट्स आती है। टाइम डिपॉजिट्स अगर आपके पास एफडी है तो वो उसका समय पूरा होने पर ही आप उसको खर्च कर सकते हैं। शेयर्स हैं, उसके अंदर रियल एस्टेट है, तो वो एकदम से आप उसको खर्च नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम फ्रोजन एसेट्स कहते हैं। और इनको इनको लेस लिक्विड कहते हैं, क्योंकि इसको हम तुरंत खर्च नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ न कुछ समय अवश्य लगेगा। तीसरा होता है जो कि इनसे भी कम उनका लिक्विडिटी लेवल होता है, वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। वो सबसे या इन दोनों की तुलना में कम लिक्विड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो डिमांड डिपॉजिट्स होती है उसको हम इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसमें टाइम लगता है। और टाइम डिपॉजिट्स जो बैंक के पास होती है वो तो इनकी तुलना में थोड़ा कम लिक्विड होती है, यानी पोस्ट ऑफिस में जो जमाएं हैं उनकी लिक्विडिटी बैंक की जमाओं की तुलना में कम होती है, इसलिए इसको लिक्विडिटी लेवल 3 के अंदर रखा गया है। अगला कंसेप्ट है आपके मनी सप्लाई को कैसे निर्धारित किया जाता है। इसके अर्थशास्त्र के अंदर दो प्रकार के घटक है।
एक घटक यह कहता है कि मनी सप्लाई एक्सोजीनियसली डिटरमिन्ड होती है, यानी बाह्य तत्वों के द्वारा निर्धारित होती है, जो कि सेंट्रल बैंक होता है, यानी कि प्रत्येक देश के अंदर जो केंद्रीय बैंक होता है वो ही मनी सप्लाई को निर्धारित करता है और वो बाह्य घटक है। दूसरा कंसेप्ट यह कहता है कि मनी सप्लाई जो है वो अंतर घटकों के द्वारा निर्धारित होती है, यानी मनी डिमांड और मनी सप्लाई के द्वारा निर्धारित होती है, और वो होती है उनकी एक्टिविटीज़ के द्वारा। वो एक्टिविटीज़ क्या है कि लोग अपने पास कितनी मुद्रा को कैश में रखना चाहते हैं और कितनी मुद्रा को जमा कराना चाहते हैं। तो ये एक अंतर निर्धारित घटक हो गया कि मुद्रा की पूर्ति जो है मुद्रा की पूर्ति के घटकों के द्वारा ही निर्धारित होती है, यानी लोग कितनी मात्रा में मुद्रा अपने पास रखेंगे और कितनी मात्रा में मुद्रा को जमा कराएंगे। ये जो तथ्य होता है वो निर्धारित करता है कि मनी सप्लाई कैसे निर्धारित होगी। तो इस पे तीन चीज़ें आती हैं। एक तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, यानी आवश्यक जमा अनुपात, जो कि कॉमर्शियल बैंक अपने आरबीआई के अंदर जमा रखती है। द लेवल ऑफ बैंक रिजर्व, जिसको कि अपन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर भी कहते हैं, वो बैंक स्वयं अपने बैंक के अंदर जमा रखती है, यानी बैंक के अंदर जो सारी जमाएं आती है उन सारी जमाओं को बैंक वापस उधार नहीं देता है, बल्कि कुछ धन जो होता है उसको बैंक को अपने पास नकद के रूप में रखना पड़ता है, ताकि जब भी ग्राहक उनसे पैसा मांगे तो वो उसमें से पैसा दे सकें। पब्लिक्स डिजायर टू होल्ड करेंसी, लोग अपनी कितनी इच्छा से पैसा अपने पास नकद के रूप में रखना चाहते हैं और कितना जमा कराना चाहते हैं। अगर बैंकिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है तो लोग अपने पास करेंसी नहीं रखना चाहेंगे, और बैंकिंग फैसिलिटीज़ पुअर है, उनको लगता है कि कैश आने में टाइम लगेगा, तो लोग जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास नकद के रूप में रखेंगे। इसके अलावा भी कई घटक है, जैसे कि ब्याज दर ज़्यादा होगी तो डिपॉजिट्स ज़्यादा हो जाएगी और लोग नकद के रूप में पैसा अपना कम रखेंगे। चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ मनी बैलेंस दैट द पब्लिक होल्ड्स एज कैश, अगर जमा और नकद का अनुपात भी बदलता है तो भी फर्क पड़ेगा। बिजनेस एक्टिविटीज़ पर भी फर्क पड़ता है, और बैंक का पब्लिक के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है, ये सारे घटक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं कि लोग अपने पास कितनी मात्रा में नगद रखेंगे। अगला कंसेप्ट है मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट के बारे में, यानी किस प्रकार से मनी सप्लाई जो है वो बैंक की क्रेडिट को प्रभावित करती है। देखिए, जब किसी राष्ट्र की मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो वो मनी सप्लाई दो जगह काम में ली जा सकती है, या तो कंजप्शन के अंदर काम में आएगी या फिर सेविंग के अंदर काम में आएगी। अगर कंजप्शन उस राष्ट्र का कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर लोगों के उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है वो अगर कुछ समय के लिए स्थिर है, तो जो मनी सप्लाई बढ़ी है उस बढ़ी हुई मनी सप्लाई का हिस्सा कहाँ जाएगा, एमपीएस के अंदर चला जाएगा, यानी सेविंग के अंदर चला जाएगा, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होगा वो बढ़ जाएगा। जो ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ता है तो व्यापारिक बैंकों के अंदर क्या होगी, जमाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास बचत ज़्यादा हुई है, तो वो बचत कहाँ जाएगी, वो बचत जाकर के कॉमर्शियल बैंक के अंदर जमा हो जाएगी। और अगर कॉमर्शियल बैंक का स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता अनुपात स्थिर रहता है, जो कि 25% के आसपास है अभी, तो अगर वो स्थिर रहता है तो बढ़ी हुई जमाओं का जो बड़ा हुआ हिस्सा होगा, मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए सेविंग बढ़ी है और वो 100 करोड़ रुपए में से 80 करोड़ रुपए कॉमर्शियल बैंक के अंदर आ जाते हैं, और 80 करोड़ के अंदर लिक्विड एसएलआर अगर 25% है तो 16 करोड़ रुपए तो वहाँ जमा रह जाएंगे, और 64 करोड़ रुपए जो होंगे वो वापस उधार के लिए जारी हो जाएंगे। तो ये जो 64 करोड़ रुपए उधार के लिए जारी होंगे वो क्या करते हैं, बैंक की क्रेडिट को बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए पहले 100 करोड़ की क्रेडिट थी तो वो अब बढ़ करके 164 करोड़ की बैंक क्रेडिट हो जाती है, यानी बैंक की उधार देने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। अर्थात मनी सप्लाई अगर बढ़ता है तो बैंक क्रेडिट भी बढ़ेगा, बशर्ते कि दो चीज़ें समान रहे। एक तो ऑपरेशनल लिंकेजेस जो हैं वो स्थिर रहे, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई रिसाव नहीं हो। अगर लोगों के पास बचत होती है और वो बचत लोग अपने पास ही नगद के रूप में जमा रख लेते हैं, बैंकों के अंदर जमा नहीं कराते हैं, तो फिर उसका प्रभाव मनी सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी बैंक क्रेडिट पर उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। दूसरा होता है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, अगर मुद्रा का प्रचलन वेग कम हो जाता है, यानी मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष की समय अवधि में लेन देन की गई मात्रा
अगर वो कम हो जाती है, अगर स्थिर नहीं रहती है और वो कम हो जाती है, तो बढ़ी हुई एमपीएस के बावजूद भी कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट जो होती है वो उतनी नहीं बढ़ती है, और उतना नहीं बढ़ने के कारण बैंक का क्रेडिट जो होता है वो उतना नहीं बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के एक नट सेल में एक चीज़ अपने सामने आती है कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और एमपीसी तथा ऑपरेशनल लिंकेजेस और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है, वो तीनों घटक अगर समान रहते हैं तो एमपीएस बढ़ता है, और एमपीएस बढ़ने से कॉमर्शियल बैंक की डिपॉजिट बढ़ती है, और एसएलआर के कांस्टेंट रहने की अवस्था में बैंक क्रेडिट को वृद्धि मिलती है, यानी बैंक के द्वारा उधार दिए जाने की क्षमता बढ़ती है। अब आता है हाई पावर्ड मनी, यानी उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। इसको हम रिजर्व मनी भी कहते हैं, इसको हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, यानी मौद्रिक आधार मुद्रा भी कहते हैं, और इसको सिंबल के रूप में M0 भी कहा जाता है। इसके अंदर देखिए कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। एक करेंसी जो कि नोट्स और कॉइन्स होते हैं, जिसके अंदर नोट्स जो होंगे वो आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं भारत के अंदर, और कॉइन्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार करवाए जाते हैं। तो देखिए एक तरफ तो करेंसी है, दूसरी तरफ होता है कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व। कॉमर्शियल बैंक के दो प्रकार के रिजर्व होते हैं, एक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो कि उनको आवश्यक रूप से अपने पास जमा रखना ही है, दूसरा होता है एक्सेस रिजर्व, यानी अगर उनके पास जो आवश्यक रिजर्व है उसके अलावा और कुछ रिजर्व रहता ही है, हर एक बैंक के पास रहता ही है, यानी अगर वो जितना उधार के लिए जारी करती है उतना का उतना वो उधार नहीं दे पाती है, तो रिक्वायर्ड रिजर्व के अलावा उनके पास कुछ एक्सेस रिजर्व जो होता है वो भी रह जाता है, उसको हम एक्सेस रिजर्व कहते हैं। अब देखिए जो बैंक के पास जो डिपॉजिट्स है उसमें कैश और डिपॉजिट का जो रेशियो होता है वो सीआर कहलाएगा, यानी सी अपॉन डी कहलाएगा, यानी कैश डिपॉजिट रेशियो हो जाएगा। दूसरी तरफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो होता है वो रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है और डिपॉजिट कितना है उनका रेशियो हो जाएगा, तो वो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो हो जाएगा। एक्सेस रिजर्व रेशियो ई आर आर क्या हो जाएगा, ई आर यानी एक्स्ट्रा रिजर्व कितना है और उसमें डिपॉजिट का भाग दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने तीन रिजर्व आते हैं, एक कैश अपॉन डिपॉजिट्स, दूसरा आरआर और तीसरा ईआर। तो जो हाई पावर्ड मनी होता है उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती है, एक सी यानी करेंसी, दूसरा आरआर यानी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, और तीसरा ईआर यानी एक्स्ट्रा रिजर्व रेशियो। एच बराबर, देखिए सवाल आपको यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के अंदर कौन कौन से घटक शामिल किए जाएंगे, या कौन कौन से जो मौद्रिक चर है वो शामिल होते हैं। तो उस समय आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर कैश शामिल होगा, रिक्वायर्ड रिजर्व शामिल होगा, एक्स्ट्रा रिजर्व शामिल होगा। अब इस कैश और डिपॉजिट को जो प्रभावित करने वाले घटक हैं वो है इनकम लेवल। अगर व्यक्ति की आय ज़्यादा है तो वो अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट में कैश भी ज़्यादा रखेगा, और अगर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स और अनिश्चितताएं ज़्यादा है तो भी व्यक्ति जो है वो कैश की मात्रा अपने पास ज़्यादा रखेगा। अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज नहीं है तो व्यक्ति कैश की मात्रा अपने पास कम रख सकता है। अगर क्रेडिट फैसिलिटीज तुरंत उपलब्ध है तो व्यक्ति अपने पास कैश की मात्रा को कम से कम रखेगा। मुख्य बात इस स्लाइड की जो है वो है एच बराबर सी प्लस आर आर प्लस ई आर, यानी हाई पावर्ड मनी में जो करेंसी को शामिल किया जाएगा, रिक्वायर्ड रिजर्व को शामिल किया जाएगा और एक्स्ट्रा रिजर्व को शामिल किया जाएगा। अगला कंसेप्ट आता है मनी मल्टीप्लेयर। तो देखिए मनी सप्लाई क्या होता है, सी प्लस डी होता है, मुख्य रूप से कॉमर्शियल बैंक की जमाएं और जो करेंसी है, क्योंकि जो आरबीआई या अदर डिपॉजिट जो होता है वो मामूली सा अंश होता है, वो बहुत छोटा अंश होता है इसके सामने। तो पहली समीकरण बनती है हमारे सामने m बराबर डी प्लस सी। दूसरा अभी अभी हमने पढ़ा कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हाई पावर्ड मनी में तीन घटक होते हैं, सी कैश करेंसी, आर आर रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्स्ट्रा रिजर्व, यानी एच बराबर सी प्लस आर आर प्लस ई आर। अब देखिए मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, m के अंदर h का भाग दे देंगे, यानी मनी सप्लाई के अंदर हाई पावर्ड मनी का हमने भाग दे दिया। तो m बराबर क्या है d प्लस सी, और h बराबर क्या है c प्लस आर आर प्लस ई आर, यानी d प्लस सी में c प्लस आर आर प्लस ई आर का हमने भाग दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो अंश और हर दोनों को डिपॉजिट से
डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिपॉजिट से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये डी प्लस सी है, तो इसको भी हम डी से डिवाइड कर दिया, इसको भी डी से डिवाइड कर दिया, और इन सबको हमने डी से डिवाइड कर दिया, ताकि ये क्या हो जाए, सब रेशियोज बन जाए। तो देखिए डी को डी से डिवाइड किया तो 1 हो गया, और ये सी अपॉन डी क्या हो गया, केस रिजर्व रेशियो हो गया, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था। और ये केस रिजर्व रेशियो हो गया, और आर आर अपॉन डी क्या होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होता है। ये देखिए पिछले वाली स्लाइड के अंदर हमने देखा था अभी, ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो की परिभाषा है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आर आर अपॉन डी, और ये एक्स्ट्रा रिजर्व रेशियो का डेफिनेशन है। तो ये 3 रिजर्व रेशियो बन गए आपके, केस रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और एक्स्ट्रा रिजर्व रेशियो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 रिजर्व रेशियो जो होंगे वो आपके सामने आते हैं समीकरण 4 के अंदर। अब देखिए तो उधर लेफ्ट हैंड साइड में m अपॉन एच ही था, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 1 प्लस सी आर, तो अंश में हो गया, और सी आर यानी केस रेशियो प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो प्लस एक्स्ट्रा रिजर्व रेशियो हो गया, ये अंश हो गया और ये इसका हर हो गया। अब मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई तो m होता है, और h इसके हर में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट के अंदर बंद करके इसको h से गुणा कर दिया। तो देखिए m बराबर क्या होता है, 1 प्लस सी आर डिवाइडेड बाई सी आर प्लस आर आर प्लस ई आर, कोष्टक बंद, और इन सब का मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, आपके h में। अब ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन ये बताती है कि अगर हायर द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, अगर उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है, तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा ज़्यादा है तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, ज़्यादा है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि अगर करेंसी रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और एक्सेस रिजर्व रेशियो हायर हैं तो मनी सप्लाई क्या होगा, अगर ये हायर है तो मनी सप्लाई तो हो जाएगा कम, और अगर ये लोअर है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। देखिए 2 प्रकार की रिलेशनशिप यहाँ सामने आती है। मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी मनी सप्लाई ज़्यादा है तो हाई पावर्ड मनी भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर केस रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और एक्स्ट्रा रिजर्व रेशियो ज़्यादा है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि ये हर के अंदर है, अगर ये ज़्यादा होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और चूंकि एच क्या है, अंश के अंदर है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, साथ साथ बढ़ेंगे, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटता है तो ये भी घटेगा। चूंकि ये हर में है तो ये बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, घटेगा, और ये घटेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और परीक्षा उपयोगी चीज़ है, इसको कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस पूरे फॉर्मूले को डेरिव करके बताया आपको, ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। थोड़ा सा गणित है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप एक बार उसको ढंग से समझ लेंगे तो आपको कई प्रकार के कन्फ्यूजन से मुक्ति मिल सकती है। अब देखिए आगे m बराबर क्या हो गया, 1 प्लस सी आर अंश में है और ये सब हर में था, और इसको s से गुणा कर दिया, तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, कि ये जैसे कि ये h है, और इससे ये सारा गुणांक जो है, ये सारा गुणांक को हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लियर कहते हैं, यानी 1 प्लस सी आर डिवाइडेड बाई सी आर प्लस आर आर प्लस ई आर, यानी ये जो हाई पावर्ड मनी से जो गुणा होता है, या जो हाई पावर्ड मनी का जो गुणांक होता है, क्योंकि हाई पावर्ड मनी और उसका गुणांक मिलकर के तो मनी सप्लाई बनाते हैं, तो ये जो गुणांक होगा वो क्या कहलाता है, आपके मुद्रा गुणक कहलाता है। द रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी ऑफ इक्वेशन 6 बिकम्स m मनी सप्लाई, स्मॉल m मनी मल्टीप्लियर एंड h हाई पावर्ड मनी, क्योंकि हाई पावर्ड मनी जिस गुणांक से गुणा होती है, होने से मुद्रा की पूर्ति बनती है, वो जो गुणांक है वो क्या कहलाता है, मुद्रा गुणक कहलाता है। इस प्रकार से इक्वेशन 8 जो है वो आपके मुद्रा की पूर्ति के मनी सप्लाई एज ए फंक्शन ऑफ m एंड h को दर्शाता है, यानी मनी सप्लाई जो है वो मुद्रा गुणक और हाई पावर्ड मनी से निर्धारित होता है, यह बतलाता है। तो मनी सप्लाई
दो घटकों से निर्धारित होती है, एक मुद्रा गुणक और दूसरा हाई पावर्ड मनी। यहाँ पर ये रिलेशनशिप बताई गई है कि हाई पावर्ड मनी और हाई मुद्रा की पूर्ति के बीच में क्या संबंध होता है। ये इस अक्ष पर मुद्रा की पूर्ति को दर्शाया गया है और इधर आपके हाई पावर्ड मनी को दर्शाया गया है। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर मनी सप्लाई M से बढ़कर के M1 होती है तो हाई पावर्ड मनी भी HS से बढ़कर के HB या HS1 हो जाएगा। ये इसको दर्शाता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मनी मल्टीप्लेयर को डिसाइड करने में केस रेशियो का योगदान होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का योगदान होता है और एक्स्ट्रा रिजर्व रेशियो का योगदान होता है। अगर रेशियोज कम है तो मनी मल्टीप्लेयर ज़्यादा होगा और मनी सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर M को कांस्टेंट कर दिया जाए, मुद्रा गुणक को अगर कुछ समय के लिए स्थिर कर दिया जाए, तो सेंट्रल बैंक जो होती है वो मनी सप्लाई को हाई पावर्ड मनी के द्वारा मैनिपुलेट कर सकती है। यानी अगर M कांस्टेंट रहता है कुछ समय के लिए तो सेंट्रल बैंक हाई पावर्ड मनी की मात्रा को बढ़ा करके या घटा करके मनी सप्लाई को निर्धारित कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड कहते हैं, क्योंकि ये अंदर के घटक हैं जिनके द्वारा की मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा ओपन मार्केट की प्रतिक्रियाओं के द्वारा हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि वो RR बढ़ा दे और वो ERR बढ़ा दे। तो अगर वो RR बढ़ाएगा तो ज़्यादा पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा और ER बढ़ाएगा तो उन बैंकों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रह जाएगा। तो क्रेडिट की मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। अगर सेंट्रल बैंक जो होता है वो रिक्वायर्ड रिजर्व की मात्रा को कम कर देता है तो उधार की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और बैंक का क्रेडिट बढ़ जाता है। और बैंक का क्रेडिट बढ़ता है तो मनी सप्लाई जो होता है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये पूरा कंसेप्ट हुआ आपके मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लेयर के बारे में। इन तीनों की रिलेशनशिप के बारे में भी कई बार सवाल आपको पूछा जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपके कुछ MCQs। 10 MCQs लिए हैं मैंने इसके अंदर, जो कि अमूमन परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है, हु इश्यूज मेटेलिक कॉइन इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सभी सिक्के होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड बाई RBI। RBI के द्वारा कौन क्या जारी किया जाता है? तो कोइंस नहीं जारी किए जाते हैं, दोनों नहीं होते हैं, इसलिए क्या जारी किया जाएगा, करेंसी नोट्स जो होंगे वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, RBI के द्वारा जारी किया जाता है। और इन विच ईयर डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मनी इनटू M1, M2, M3 एंड सो ऑन। तो ये कब हुआ, 1977 के अंदर हुआ था। और विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी, जो कि क्या है, M0 है। और M0 के अंदर क्या क्या शामिल होता है, C प्लस RR प्लस ER। ये भी याद रखिएगा, इस तरह का सवाल भी बन सकता है आपके यहाँ पे। हालांकि यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी का सिंबल क्या है, तो वो M0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिक्विड मेजर। सबसे तरल क्या है, करेंसी है। तो करेंसी किस में आता है, M1 में आता है। C प्लस D डिपोजिट्स जो हैं वो, और RBI की जो अन्य जमाएं हैं वो है। बाकी जो ही अपन M2 में जाते हैं वहाँ पे पोस्ट ऑफिस आ जाता है। तो पोस्ट ऑफिस की लिक्विडिटी क्या है, कम है। लिक्विडिटी लेवल क्या है उसका, 3 है। और डिपॉजिट्स जो टाइम डिपॉजिट्स है उनका लिक्विडिटी लेवल क्या है, 2 है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड जो है वो क्या है, M1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ब्रॉड मनी। विस्तृत मुद्रा क्या होती है, M3, क्योंकि इसी के अंदर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट होता है। और टाइम डिपॉजिट क्या है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है टाइम डिपॉजिट। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नैरो मनी M1। नैरो मनी M1 का क्या फॉर्मूला है करेक्ट, यही है, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, है ना, और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन ये है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रॉड मनी M3।
M3 के अंदर अपन क्या करते हैं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट को जोड़ते हैं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम को जोड़ते हैं। अगला है इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स द मनी सप्लाई सिंस इट कॉजेज द मनी मल्टीप्लेयर। तो इसका आप क्या होगा, बी राइज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, यानी CRR में और ERR के अंदर जो वृद्धि होगी वो क्या करती है, वो आपके डिक्रीज करती है किसको, मनी सप्लाई को। मैंने बार बार बताया आपको कि अगर रिजर्व रेशियोज ज़्यादा होंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप राइज लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये डिक्रीज होगा तभी मनी मल्टीप्लेयर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, यानी मनी मल्टीप्लेयर क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। और प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप इसे लाइक करें, पसंद करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप उस बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।